आज के सेशन में मैं सीटेट 7 जुलाई को हुए शिफ्ट 1 के पेपर को कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जो कि जूनियर लेवल का है, अर्थात पेपर 2 है। पेपर 2 का आपने कल जो है एनालिसिस भी देखा था, मैंने आंसर सीट प्रोवाइड किया था। मैंने प्रश्नों के लगभग आंसर्स आपको कंफर्म कर दिए थे, बट इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस की रिक्वायरमेंट थी। हर प्रश्न को लेकर के आपने उसके सोल्यूशंस की डिमांड की थी, और निश्चित तौर पर ज़रूरी भी होता है कि हमने पेपर दिया है, हम समझें, और आगे भी जिसका पेपर हो वो भी इससे रियलाइज करे, इसको ऑब्जर्व करे और उसी आधार पर अपनी तैयारी को प्लान करे। जो आगे के पेपर्स देंगे आगे दिसंबर में, उनको भी अपनी तैयारियों को उसी लेवल पर लेकर चलना होगा। काफ़ी कुछ कनेक्टेड रहता है, काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस भी है, काफ़ी कुछ चेंजेस भी हैं, सब कुछ आप लोगों को पेपर में मैं कवर कराने जा रहा हूँ। पेपर 2 कंप्लीट होने जा रहा है, और उस पेपर 2 में मैंने कंटेंट पार्ट लिया है, अर्थात हमने शिक्षण वाला पेडागॉजी वाला पार्ट छोड़ा है। एक कैटेगरी बनी रहे और आपको फिक्स रहे कि कहाँ से कौन से प्रश्न लिए जाने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर 2 अर्थात जूनियर वाला सेक्शंस में आपको कवर कराने चल रहा हूँ। एक एक प्रश्न को डिटेल से देखिए, उसकी व्याख्या को समझिए, एक्सप्लेनेशन समझिए, प्रश्नों की वर्डिंग्स को समझिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को प्लान करिए। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। ये क्वेश्चन जो आया था, आपने देखा होगा कि यह पिछले पैटर्न जो पिछला पेपर हुआ था जनवरी में भी, उसमें भी यह प्रश्न आपको जूनियर में दिखा था। प्रश्न में क्या है कि एक बहुफलकी है, अर्थात एक आपका जो है पॉलीहेड्रन है, और जैसे आप कोई भी ऐसे जनरल फिगर हम लोग जो क्यूबाइड और किसी भी तरह का जिसमें वर्टिसेस होते हैं, फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, उनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनके रिलेशंस पर ही आधारित थी। जब मैंने मैराथन भी कराया था तो मैंने भी उस समय भी मैंने स्पष्ट किया था कि इस पर प्रश्न आपको मिल सकता है। इसके फलक जिसे सरफेस कहते हैं, फलक एफ है, किनारे जिसे एजेस कहते हैं ई है, और शीर्ष वर्टिसेस जिसे बी कहते हैं, इनकी संख्याएं दे रखा है एफ, मतलब एफ की संख्या आपको 7 दिया है, जो फलक हैं फेसेस हैं। एजेस ई की संख्या आपको 15 दिया है, और साइड्स वर्टिसेस की संख्या आपको बी की x दिया है। अब इसने हमसे कहा फिर 2f प्लस 3e माइनस 4x का मान निकालो। इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको x को फाइंड करने की है, अर्थात आपको वर्टिसेस निकालने की है। वर्टिसेस मतलब शीर्ष बिंदु निकालने की जरूरत है। इनके रिलेशन समझ लीजिएगा, हमेशा फेसेस, एजेस और वर्टिसेस का रिलेशन क्या होता है। किसी भी बहुफलक की बात में कर रहा हूँ, कोई भी पॉलीहेड्रन है, जैसे हम इस रूम में ही खड़े हैं, तो रूम में आप जानते हैं कि सबसे पहले तो भाई सरफेस है फर्श की, फर्श में भी आपको 4 पॉइंट कॉर्नर के दिख रहे होंगे। उन चारों पॉइंट्स को लाइन से अर्थात एजेस से जॉइंट करके हमने यहाँ पर दीवारें बना दी। जैसी फर्श है वैसी छत रख दिया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। सबसे पहले अगर वर्टेक्स की बात करेंगे बी, तो बी आपको दिखेगा 1 2 3 4, सेम ऊपर 4, अर्थात अगर हम इस कमरे में खड़े हैं तो इस कमरे में टोटल वर्टेक्स बनकर आ रहे हैं 8। अब आती है फेसेस की बात। फेसेस मतलब फलकें। फलक में एक फर्श है, छत है, जैसे आप किताब ले लीजिए, किताब में भी कंफर्म होगा। पीछे की दीवार, सामने की दीवार, बगल की दीवार, बगल की दीवार, टोटल कितने हो गए 6। अब बात आती है एजेस की, साइड्स की। तो सबसे पहले इस एजेस जो आपके फर्श को बनाने में 4, दीवालों को बनाने में 2 2 4, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, और वैसे ही छत को बनाने में 4 4 4 8 4 12। यहाँ पर आपके पास एजेस जो हो गई वो टोटल 12 हो गई। अब आप एक रिलेशन समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या बनता है कि अगर हम वर्टिसेस प्लस फेसेस को ऐड कर दें तो E+2 के बराबर होता है। E+2 के बराबर होता है, मतलब इनका एक आपस में संबंध है कि हम शीर्ष बिंदु प्लस फलक सरफेसेस इज इक्वल टू एजेस मतलब किनारे प्लस 2, यह इसके इक्वल होता है। इसी रिलेशन को ध्यान में रखना चाहिए। इसको और भी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको ई को इधर कर दें इक्वल टू 2 हो जाएगा, या कुछ मतलब अलग अलग तरीके से हम इसके रिलेशंस को कंफर्म कर सकते हैं। आप इसको समझिएगा। उसी आधार पर अगर हम वर्टेक्स ले दें x, और एफ मतलब 15 इज इक्वल टू, सॉरी ई मतलब आपके पास है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने कहा कि अगर हम वर्टेक्स ले लें आपका x और एफ का मतलब लिख दिया हमने 7, तो बराबर एजेस अर्थात 15 15 प्लस 2 करना होगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 तो 17 में से 7 निकलेगा 10 हो गया। x का मतलब 10 हो गया, अर्थात यहाँ पर वर्टेक्स टोटल कितने हैं 10। अब आप समझ गए होंगे 10 7 17, 15 प्लस 2 इक्वल हो गया। अब हम लोग के पास सब कुछ है जो फाइंड करना है, दैट इज 2f प्लस 3e, 2f प्लस 3e माइनस 4x, यही आपकी रिक्वायरमेंट्स थी। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सबसे पहले f मतलब 2 इंटू 7 कर दीजिए, प्लस 3 इंटू ई का मतलब 15 कर दीजिए, माइनस 4 गुणे आप 10 कर दीजिए, 7 दूना देखिए 14 हो गया, प्लस 3 15 3 45 हो गया, माइनस 40 हो गया, इसमें से घटेगा 5 होगा, 14 प्लस 5 कितना होता है 19 होता है। 19 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी लोग मैच करा लें, कंफर्म कर लें।
इस प्रश्न का जो कि कंटेंट पार्ट का पहला था, इस प्रश्न का सही सोल्यूशन चौथे ऑप्शन में 19 राइट सोल्यूशन बनकर सामने है। अब दूसरे प्रश्न पर आइए। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हालांकि इसमें तो कम ही डेटा दिया। अक्सर क्वेश्चंस में आपको आंकड़े देता है और मतलब वो जूनियर का फिक्स ही क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चंस में आपको आंकड़े देता है, मीन आपको मीन मीडियन मोड रेंज सब के रिलेशंस की बात करता है। अक्सर कहता है कि मोड रेंज और मीडियन का मीन फाइंड करो। चलो इसमें तो तब भी थोड़ी सहूलियत दिया इसने। क्या बोला है, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक जो दिए हैं 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29 और 35, इस तरह से कुल टोटल विद्यार्थियों के अंक हैं। हमें क्या फाइंड करना है, माध्य अर्थात मीन कैलकुलेट करना है, परिसर मतलब रेंज फाइंड करना है, का अंतर पूछ रहा है, उनका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। आपको दो बातें बता दूं, मीन जिसे माध्य कहते हैं वो आपको सबको कन्फर्म है कि माध्य क्या होता है, माध्य हमेशा योग बटा संख्या होता है, करेक्ट है। रेंज जिसे आप परिसर कहते हैं वह आपका हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू होता है, आंकड़ों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस ही रेंज अर्थात परिसर कहलाता है। अब हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए संख्याओं अर्थात सभी आंकड़ों का जोड़ करें। जोड़ देखिए बहुत ही क्लियरली करिएगा, गलत ना होने पाए। हम सभी आंकड़ों को अभी केवल दहाई के पार्ट को जोड़ रहे हैं। 30, 30, 60, 30, 90, 40, 130, 150, 150, 30, 180, 190, 200, 230, 250, 270। मैंने लिखा 270 सबसे पहले। अभी हम इकाई के स्थान की वैल्यू जोड़ते हैं। 6, 7, 13, 1, 14, 2, 16, 3, 19, 8, 27, 7, 34, 34, 8, 42, 42, 5, 47, 47, 5, 52, 52, 9 क्या होता है, 52, 9 आपका 61 होता है, करेक्ट है। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा जैसे कि कभी कोई गलती ना होने पाए। 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19, 5, 24, 24, 8, 32, 32, 7, 39, 39, 8, 47, 47, 30 आपका 3 होता है 50, 50, 2, 52, 52, 1, 53, 53, 7 कितना होता है 60, 60 से 66, 66 हो रहा है। अगर जोड़ेंगे तो 6 हुआ, 7, 6, 13 और यहाँ पर 2, 1, 3, 336 आ गया, करेक्ट है, 336 है। और आंकड़े जोड़ लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैं इसको 12 से भाग करूँगा, मीन आएगा 12 दूना 24 होता है और 12 दूना 24। अब फिर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल देखिए 12 दूना 24 हो गया, 24 और 9, 12 अट्ठे 96। तो अभी जैसे हम लोग को मीन फाइंड करने के लिए सभी आंकड़ों को जोड़ना होगा, तो आइए सभी आंकड़ों को एक बार हम जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में कुछ खास नहीं होता है, यही जोड़ घटाव का कन्फ्यूजन ही इस प्रश्न को टफ बनाता है। अगर हमने सिंसियरली सभी क्वेश्चंस के सभी टाइप के जो कैलकुलेशन से जोड़ घटाव हैं उनको इजीली सॉल्व किया, तो मतलब केयरफुली सॉल्व किया, तो कभी गलत नहीं होता है। मैं जोड़ने चलता हूँ, जोड़ने में आपको पहले तो टेंस प्लेसेस अर्थात दहाई के स्थान के डिजिट को हम जोड़ रहे हैं। अब आप एक बार जोड़ के देखिए, 30, 30, 60, 30, 90, 40, 130, 130, 20, 150, 180, 180, 10, 190, 200, 230, 250, 270, 30, 300, ये 300 हो गया। अभी हम यूनिट प्लेस के डिजिट को जोड़ते हैं। यूनिट प्लेस पे आपको 7, 6, 13, 13, 1, 14, 2, 16, 3, 19, 8, 27, 7, 34, 8, 42, 5, 47, 5, 52, 9, 61, 5, 66, सभी को जोड़ दिया तो 366 आ रहा है। अब 366 यह कंप्लीट सम है, कंप्लीट जोड़ है। आंकड़े काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं, टोटल 12 है। 12 से भाग करिए, 12 तो यहाँ 36 होता है, 30 आएगा, 12 पंचे 60, 30.5 इसका क्या हो गया, मीन हो गया। अब नंबर आता है रेंज का। रेंज में आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस निकालना होगा। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन दिख रही है, 42, ये हाईएस्ट वैल्यू है तो आपने लिखा यहाँ पर 42, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर मेरे ख्याल से 17, 17 दिख रहा है, मैंने लिखा 17। घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए 12 से 5, 7, 5 होता है, 3 से 1, 25 हो गया, ये आपका रेंज है। रेंज और मीन में क्या फर्क है बताइए, 30.5 से अगर हम 25 घटाते हैं तो 25, 5, 30, 5.5 आएगा। इसका सोल्यूशन राइट आपका पहला ऑप्शन है, 5.5 करेक्ट सम है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनकर सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। आपको देखिए एक ठीक ठाक सा व्यंजक दिया है अलजेब्रिक, और इसमें आपसे देखिए क्वेश्चन पढ़कर पहले देखिए, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5y माइनस 14 है इज इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस p है प्लस 2 इंटू 2x प्लस 5y प्लस q है। हमसे p प्लस q की वैल्यू पूछ रहा है। आप इसको प्रॉपर हल करिए। जैसे अपना ये जो समीकरण यहाँ पर दिखा हुआ है, 2x प्लस 5y आप चाहें तो इनसे कॉमन कर सकते हैं। देखिए अगर कॉमन करने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, अगर मैं चाहूँ तो 2x प्लस 5y अगर मैं कॉमन कर लूँ यहाँ से,
जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 5y, और यहाँ से आपका पूरा निकली चुका है -5 होगा, माइनस आपके पास देखिए इसके बाद का टर्म -14 होगा जिसका कोई उपयोग नहीं है, और मेरे ख्याल से इस तरह से हमको करना भी नहीं चाहिए जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर। इसका टाइप तरीका सही नहीं है, क्योंकि हमें इसको जब तक हम इसके साथ मर्ज नहीं करेंगे तब तक हम p प्लस क्यू की वैल्यू को जज नहीं कर पाएंगे। कंपेयर देखिए, अगर कुछ ऐसा होता जो डिसाइडेबल होता, जो ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता तो चलो ठीक भी था, नहीं तो ऐसे तो सेट नहीं होगा। अब आपको इसको प्रॉपर करना चाहिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से। a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो 4x स्क्वायर होगा, 25y स्क्वायर होगा, और 2 दूना 4 पंचे 20xy होगा। करेक्ट है। माइनस इसको ओपन करिए, 5 दूना 10x है, -5 बचे 25y है, -14 है। इसको भी आप ओपन ही कर डालिए, तभी जाकर के आपको p प्लस क्यू को कंपेयर करके कहीं से कैलकुलेट करने की स्थिति बनेगी। पहले 2x का मल्टीप्लिकेशन सबसे करें, इसको उठा लीजिए। 2x का इससे करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, प्लस 2 5 जो 10xy होगा। करेक्ट है। फिर 2 इंटू 2x इंटू क्यू करेंगे तो 2qx होगा, 2qx होगा। इसी तरह से आप 5y से मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए कितना हो जाता है। 5y से करेंगे तो 5y इंटू पहले इससे करते 5 दूना 10xy होगा, 10xy प्लस 25y स्क्वायर हो गया, प्लस 5qy हो गया। क्या हो जाएगा? 5qy हो जाएगा। और फाइनली अब p से मल्टीप्लिकेशन करिए, 2px हो गया, 2px प्लस 5py हो गया, प्लस pq हो गया। अब आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए चीज़ें, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये तो ठीक है, मतलब हम यहाँ पर देखिए कैसे लिख देते हैं, इसको पूरा सेटल कर देते हैं और उसी हिसाब से चीज़ें सेट हो जाएगी, सारे पैटर्न्स बन जाएंगे। ये आपका देखिए 4x स्क्वायर है, 25y स्क्वायर है, और इधर अगर हम लोग टर्म्स रखते हैं जैसे लिखा है ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20xy है, -10x है, -25y है, -14 है, -14 है। इसी को सेट करना पड़ेगा हम लोग को। अब इधर देखिए, हम लोग यहाँ पर जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पी एन क्यू है, पी प्लस क्यू है, उसके टर्म्स में हमें जाना है, तो हम उसको कैसे सेट कर पाएंगे। देखिए अपना जो पी है, क्यू है, वो किसके साथ है? एक्स के साथ है। मतलब हम चाहें तो इन दोनों को साथ में सेट कर दे। बाकी देखिए आपका जैसे पूरा देखिए 4x स्क्वायर आपको दिखेगा, 25y स्क्वायर दिखेगा, एकदम कंपेयर हो जाएगी टर्म्स। ठीक है। यहाँ पर देखिए 20xy दिख रहा है ना, यहाँ पर 10xy और 10xy देखिए आपको 20xy भी दिखेगा, 20x सारा कंपेयर्ड हो जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम आएगा। अब देखो जो x वाले टर्म्स है उसको देखिए, ये 2qx है और ये 2px है। अगर हम 2q और 2p मतलब हम 2x कॉमन कर दे, या हम x कॉमन कर ले, यहाँ से x कॉमन कर ले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पता है? 2p प्लस 2q, इतना हो जाएगा। करेक्ट है। अगर इन दोनों से x कॉमन कर दे तो 2p प्लस 2q हो जाएगा। आगे की हमें वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो इसके आगे सेट करो, फिलहाल इसको चाहो तो एक बार और इन दोनों को ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5y है, इसमें भी 5y है, तो मतलब अगर हम y बाहर कर दे, जैसे इसमें a वाला है टर्म्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, देखिएगा हम y कॉमन कर दें तो 5p प्लस 5q भी होगा, और लास्ट में अपने पास pq है, तो हम लोग इसको देख सकते हैं कैसे टर्म्स डेवलप होगा। ठीक है, हम समझ गए। देखो ये सब कंपेयर्ड होते चले जा रहे हैं यहाँ तक। यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है? 2p प्लस 2q, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है? -10 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? -10 इज इक्वल टू x का गुणांक कितना है? 2p प्लस 2q। करेक्ट है। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 पंचे 10, -5 हो जाएगा p प्लस q। यही आपका आंसर भी होगा, जो आंसर आपको कहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन में दिया है। और भी तरीके से हम मैनेज कर सकते थे, जैसे इसको, जैसे यहाँ से अगर हम y का गुणांक देखिए कितना दिख रहा है? 5p प्लस 5q, 5p प्लस 5q, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है? -25, -25। अगर हम 5 से इसको काट देते भी -5 हो जाएगा, मतलब p प्लस q आपका कितना हो रहा है? -5। इस हिसाब से -5 इसका राइट सोल्यूशन किसी भी कंडीशंस में होगा। कंपेयर करने पर आपने जब इसको पूरा एक्सपेंड किया, प्रसारित किया, तो आपको यह वैल्यू सेटल होती हुई दिख रही है। आप समझ गए होंगे क्या कंडीशन है और कैसे इस प्रश्न का उत्तर आया। बहुत लोगों ने पूछा था भी था हमसे इस प्रश्न का सोल्यूशन। -5 है, सेकंड ऑप्शन अगर आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट है। अगला देखिएगा, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, कंबाइन कर दीजिए, सभी का है, उस टाइप का एक प्रश्न है। ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक व्यापारी 12 पंखे वह 24,000 में खरीदता है, 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, मतलब अपने ग्राहकों को
25% बड़ा दाम, ज़्यादा दाम बताता है, और उसके बाद भी वह पंखों पर 10% की छूट भी देता है। भाई बढ़ा के कोई तभी बताता है क्योंकि उसे आगे छूट देना है, तभी उसकी दुकानदारी चलेगी। तो कुल मिला के उसके लाभ रुपए में हमको बताना है। अब एक बात बताइए, अगर 12 पंखे का सीपी कितना दिया है, 24,000, तो आप समझ गए होंगे कि एक पंखे का जो है सीपी कितना रहा होगा। एक पंखे का अगर हम सीपी सोचें तो 12 से डिवाइड कर दें, 2,000 रुपये रहा होगा। 2,000 तो एक पंखे का क्रय मूल्य था, बट उसने क्या किया, अपने ग्राहकों को 25% अधिक दाम पर वस्तु को बता करके प्रिंट किया, या 25% जितने में उसने खुद खरीदा है उससे 25% अधिक दाम ग्राहकों को बताया, और 10% की छूट पर ग्राहकों से उसने सामान को, उस वस्तु को बेचा। तो इस कंडीशन को देखिए कैसे हम जज करेंगे, ऐसे कि वस्तु का क्रय मूल्य लिख देते हैं, उसके बाद प्रिंटेड प्राइस जितने में वह प्रेजेंट कर रहा है वो लिख देते हैं, और फाइनली सेलिंग प्राइस जितने में वह बेच रहा है उसको लिख देते हैं। अंकित करना मतलब खरीद दाम से बढ़ाना और प्रिंटेड प्राइस बताना। यहाँ 25% है जो कि 1/4 होता है, इसका मतलब कंडीशन ए है, अगर उसने कोई वस्तु 4 में खरीदा है तो 1 बढ़ाकर अपने ग्राहकों को कहेगा भाई ये 5 का है, और जब वह बेचने जाएगा तो उसने कहा 10% की हम छूट दे रहे हैं जो कि 1/10 होता है। मतलब अगर वह किसी सामान को अपने ग्राहक को 10 रुपये बताएगा, 1 कम करके 9 में बेचेगा। ऐसी कंडीशन में हमें जो अंकित मूल्य है उसको इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए आप इसको 2 से और इसको भी 2 से गुणा कर दें, तो नियमता भी 8 होगा, ये 10 होगा और ये 9 होगा। मतलब 8 में खरीदा है तो ग्राहक को बताया 10 और बेचा है 9 में। अब हमको ये डिसाइड करना है कि उसे कुल कितने का फ़ायदा हुआ। तो एक के खरीद पर देखो, अगर एक को उसने 8 में खरीद कर 9 में बेचा है तो उसे 1 रुपये का फ़ायदा है। कितने का लाभ है, 1 का लाभ है। अब आप सोचो 8 का मान आप लिख कितना सकते हो, 8 का मान अगर 2,000 आप लिखोगे, 1 का क्रय मूल्य, तो आप जो है 9 का मान, क्या लाभ, सीधा सीधा निकालो, लाभ 1 का मान ही तो लाभ है। 8 से डिवाइड, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 250 रुपये का लाभ 1 पर है। लेकिन कितने पंखे हैं टोटल, 12, तो 12 से गुणा कर दें। जैसे ही 12 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 से 30, उसको कुल 3,000 रुपये का इस पूरे व्यापार में, इस व्यवसाय में फ़ायदा दिख रहा है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। तो 3,000 रुपये अगर आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन आपने दिया है, राइट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये भी देखिए अलजेब्रिक क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, आप इसको एकदम एक्सपेंशन के प्रसार से देखिए, तरीके से देखिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई b माइनस ए। तो ओपन करिए सिंपली, और कोई तरीका नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पहले तो आपका प्लस ही में होता है। फिर हम ओपन करते हैं ब्रैकेट, देखिए कैसे, माइनस ट्वाइस ए बी, जहाँ जहाँ बी जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको नेगेटिव करेगा, माइनस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। और ध्यान दीजिए इसको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला टर्म हमारे पास सारा नेगेटिव है तो उसको उसी हिसाब से करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, बी जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस है तो उसको माइनस बनाएगा, माइनस ट्वाइस बी सी, ट्वाइस ए बी होगा, बट जब बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस बी सी होगा, और जब यही सी जाके ए के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ट्वाइस सी ए होगा। डिवाइड बाई आपके पास बी माइनस ए है, भी उसको ऐसे रहने दीजिए, पहले इसको ही हल कर डालिए। इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। अब कैंसिल करिए जो पॉसिबल हो, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीनों पद ऐसे कैंसिल हो गए। और देखिए जो कैंसिल होता जा रहा है, माइनस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए बी, बाकी अब कैंसिल नहीं होगा, अब बाकी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे क्या, हम ट्वाइस सी ए तो अपना हो गया 4 सी ए, हाँ, और माइनस 4 बी सी, क्योंकि ट्वाइस बी सी माइनस 4 बी सी, डिवाइड बाई अपना कितना है, बी माइनस ए है, बी माइनस क्या है, ए है। अब देखो क्या, जैसे इसमें कॉमन हो रहा है दोनों में, यहाँ 4 सी यहाँ 4 सी, तो हम 4 सी अगर कॉमन कर लें, 4 सी जैसे ही कॉमन करेंगे तो यह ए आपका कितना बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, और नीचे कितना है, बी माइनस ए है। तो अगर हम इस बी माइनस ए, इसको भी बी माइनस ए बनाएं, जिसके लिए हमें बाहर माइनस करना होगा, जैसे ही बाहर माइनस करूँगा यह बी माइनस ए होगा, और नीचे अपना कितना हो जाएगा, बी माइनस ए ऑलरेडी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4 सी अपना आंसर होगा। माइनस 4 सी ऑप्शन नंबर ए में है, अगर आपने ए लगाया था तो करेक्ट सोल्यूशन है, और प्रोसेस आपने देख ही लिया। राइट सोल्यूशन इसका माइनस 4 सी है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 1, राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनता है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आइए। ये देखिए एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को इस प्रश्न को लेकर के थी।
इसमें क्या सही है क्या गलत है थोड़ा डिसाइड करते हैं। एक व्यंजक है जो लिखा है एक्स स्क्वायर, पहले तो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है, मतलब हमको असत्य ढूंढना है, गलत ढूंढना है। जो गलत है उसी को आप बताइए यह गलत है। अब जैसे एक वर्डिंग इसने लिखा है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। अब बताओ आप कर सकते हो कि नहीं। अब ये पहली चीज़ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पहला ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको अगर कहा जाएगा कि इसको और फैक्टराइज करो, सरल करने का मतलब फैक्टराइज करना और संतुष्ट करना, तो संतुष्ट करने मतलब फैक्टराइज करने का मतलब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे? आप इसे x प्लस 5 का होल स्क्वायर कह सकते हो, कह सकते हो। तो इसने तो कहा था नहीं कर सकते हो, बट हमने कहा हम कर सकते हैं, तो विरोध हो रहा है कि नहीं? विरोध हो रहा है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट आपका गलत है। उसने कहा नहीं कर सकते हो, हम कह रहे हैं हम कर सकते हैं, जिसका मतलब यह गलत है, तो यह गलत इसको लगा सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट पर चलिए। समीकरण में चर का वह, चर मतलब वेरिएबल, जैसे x यहाँ पर क्या है तो x वेरिएबल है। जैसे मान लो अगर कभी कोई समीकरण हो, सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x का मान अगर -2 है या -3 है, इसको लाइए इसमें सब्सिट्यूट करिए तो इसको पूछ के पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। ये इसका रूट कहलाता है, हल कहलाता है, अंग्रेजी में जीरोस कहलाता है, मूल कहलाता है। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को हल कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। इसने तो इसको सत्य लिखा है। फिर इसने कहा, ये देखिए तीसरा वाला स्टेटमेंट, इसने कहा कि 3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। अब इसने कहा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। अब आप सोचो क्या यह गणितीय व्यंजक नहीं है? देखो ये इक्वेशंस तो है, और ये समीकरण किस लेवल पर है? समीकरण केवल एक प्रेजेंटेशन है जो जनरली हम लोग बॉडमास के एक्सप्रेशन की तरह इसको रीड करते हैं। कोई भी गणितीय व्यंजक तभी होगा जब उसमें चर और अचर राशियों का कम्बिनेशंस हो, मतलब वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो और अल्फ़ाबेट वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो, मतलब चर राशियाँ और अचर राशियाँ दोनों इन्वॉल्व हो। जिसने जो स्टेटमेंट कहा गणितीय व्यंजक नहीं है, तो सही कह रहा है, करेक्ट है, ये भी सही कह रहा है। गणितीय व्यंजक अलजेब्रिक इक्वेशन तभी पॉसिबल हो सकता था जब जो है क्या होगा, जब हमारे पास उस समीकरण में कोई एक अलजेब्रिक टर्म इन्वॉल्व होता, तो वह गणितीय व्यंजक आपका कहलाता, करेक्ट है। गुणन की संक्रियाएं गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे उन सब पर गुणित की संक्रियाएं की जा सकती है। तो यहाँ पर दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसने तो लिखा था नहीं कर सकते हैं, बट हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं। तो इसलिए पहले ऑप्शन को आप इस प्रश्न का सही उत्तर बोल सकते हैं, इस पहले ऑप्शन को आप लोग लगा सकते हैं, इसके लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ट्रायंगल देखिए। एक त्रिभुज ABC है कि भुजा AB पर यम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM बराबर BM बराबर CM है। यदि कोण A और B x और 70 डिग्री है तो 3x + 25, मतलब अपने को किसी हालत में x का मान निकालना है। एक त्रिभुज ऐसे जनरली हमने बना दिया, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, हमने ऐसे बना दिया। कोई अभी अपना एक आइडिया नहीं था क्योंकि इस तरह का ट्रायंगल है, लेकिन उसने जैसे जैसे कहा उस हिसाब से पढ़िए। AB पर एक बिंदु था यम, AB पर एक बिंदु यम है, इस प्रकार है कि AM = BM = CM। ये प्लानिंग तो मतलब प्रेजेंटेशन तो सही नहीं है, बट इसने जैसे कहा उस हिसाब से मान लेते हैं। मतलब ये तीन के तीनों लाइंस इक्वल हैं। आपको CM बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मान लो जैसे उसने कहा वर्किंग के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से हमने फिगर को या तो छोटा बना लेते हैं हम लोग, उस हिसाब से सही है, ठीक है। कंडीशन क्या दिया है कि यदि कोण A और B, कोण A का मान इसने दिया है x डिग्री, ये दिया है, और B का मान इसने कहा 70 डिग्री। अब आपसे x की वैल्यू पता करनी है आपको, और बड़े आराम से आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, अर्थात जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके आधार पर जाकर के हम प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं। कभी भी कोई ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड्स अगर इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स अर्थात जो विपरीत आधार पे बने होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके विपरीत कोण भी इक्वल होंगे, मतलब यह भी x होगा, करेक्ट है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो यह जितना a है उसके विपरीत अगर यह 70 है तो यह भी आपका 70 होगा। तो अब कुल मिला के हमारे पास एक त्रिभुज के नियम पर आप चले जाओ, चाहे यहाँ से चले जाएं यह निकल जाएगा, लेकिन इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सीधा ट्रायंगल के नियम पर जाते हैं। अपने पास x है, 70 है, x + 70 है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश होता है। हम लिख दें x + 70 + x + 70, x + 70, देख रहे हैं ना, x 70 x + 70 = 180, करेक्ट।
एक्स कितनी बार है 2x प्लस 70 70 140 इज इक्वल टू 180 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू आपका 40 होगा, x इज इक्वल टू आपका 20 होगा। x का मान क्या हो गया 20। अगर x का मान 20 हो गया तो हमको जो फाइंड करना था दैट वाज 3x प्लस 5 25। तो 3x मतलब कितना होगा 3 गुणे 20 प्लस 25, 3 गुणे 20 60 होता है, 60 20 80 5 85। तो चौथा ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। 85 डिग्री इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है। करेक्ट सोल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये सिंपल क्वेश्चन है या प्राइमरी लायक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर दिया है, आप इसको कर लीजिए। हालांकि प्राइमरी से थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड नंबर के आधार पे बढ़ाया है। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं। एक फ्रैक्शन है 6/7 आप देख रहे हैं, दूसरा 2 होल 3/5 है, 2 सही 3/5 है, यह 3/8 है, और यह आपका 2 सही 8/15 है। इसमें हमसे क्या बोला है, मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग बताना है, जोड़ क्या होगा। देखो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर जो फ्रैक्शंस दिए हैं, जैसे 6/7 है, 2 सही 3/5 है, 3/8 है, और 2 सही 8/15 है, तो निश्चित तौर पर जिस फ्रैक्शन को मिस्र में लिखा जाता है वह 1 से बड़े होते हैं। अर्थात इन दोनों की बात करो तो 1 से बड़े हैं, और इन दोनों की बात करो तो 1 से छोटे हैं। तो मतलब दोनों में छोटा इन दोनों में से होगा, बड़ा इन दोनों में से होगा। करेक्ट है। तो पहले बड़ा निकाल लेते हैं, फिर छोटा भी निकालते हैं, बड़े आराम से उसको बता देते हैं। जैसे हम देखो बड़ा निकालने जा रहे हैं, 5 दूना 10 3 13/5 कर दो, ठीक है। और 5 दूना 30 30 8 38 बटा कितना कर दें 15 कर दें, 38/15 कर दें। अब आप देखिए आराम से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। इसका तरीका समझिए। जैसे मैंने क्या बताया, 5 दूना 10 3 13/5, 15 दूना 30 8 38 बटा इतना। चाहे तो हम एक काम कर लें कि ऐसे इसका इससे गुणा कर दें, इसका इससे गुणा कर दें, खुद ही कंफर्म हो जाए कौन बड़ा है कौन छोटा। या मैं कह रहा था कि अगर आपको 2 का उपयोग, क्योंकि इसमें भी 2 था इसमें भी 2 था, तो हम कह रहे हैं पूरा ना लिखते, सीधा सीधा हम क्या ले लेते, इसकी जगह का अगर डाउट लग रहा था 3/5 ले लेते और 8/15 ले लेते। ठीक है, 15 तियाँ 45, 8 पंचे 40, कौन बड़ा है 45। तो निश्चित तौर पर ये आपका बड़ा हो जाता है। जो वैसे ये डिसाइड करना बड़ा आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तुरंत डिसाइड कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, इसका 3/5 ले लो, इसका 8/15, और साफ साफ दिख रहा 2 2 तो कॉमन था, ही बराबर ही था। तो अब इस हिसाब से देखो, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 45, इसका इससे करें तो 40, 45 बड़ा है 40, इसका मतलब 2 सही 3/5 आपका लार्जेस्ट है। करेक्ट है, ये बड़ा है आपका। अगर ये बड़ा है, अब छोटे पर चलिए। ऐसे 6/7 है और 3/8 है, 6/7 3/8, 8 छंगे 48, 7 तिरिक 21, कौन बड़ा है 6/7। अब हमको लाना है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा 3/8, ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। तो लार्जेस्ट आ गया और स्मॉलेस्ट आ गया। इसने कहा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जोड़ करना है, तो लार्जेस्ट कितना है, लार्जेस्ट अपना है 2 सही 3/5, तो 2 सही 5 दूना 10 3 13/5, क्या लिख दें 13/5। और स्मॉलेस्ट कौन है 3/8, 3/8, 13 अट्ठे कितना होता है 104, 5 तियाँ कितना होता है 15, बचे बटे कितना होगा 5 अट्ठे 40, जोड़िए तो कितना होगा 119 बटे कितना 40, 40 से भाग करें 40 दूना 80, 80 और 39 बटे 40, 2 सही 39/40 कहीं है, हाँ बिल्कुल है। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस तरह के फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर ध्यान देंगे तो हम लोगों को गलती नहीं, हम लोगों से नहीं होगी। और अगर आपने इसका सही सोल्यूशन नहीं लगाया तो यही राइट सोल्यूशन भी है। 2 होल 39/40, दैट इज राइट सोल्यूशन, आप नोट करिए। अगले प्रश्न पर आइए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात हम लोग को दिया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, एलसीएम 630 है। तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ बताना है। एलसीएम तो कन्फर्म ही है 630, एचसीएफ हमको और पता चल जाए तो हम लोग तुरंत जोड़ बता दें। इसका मतलब 600 से तो ज़्यादा ही होगा, और एक ही ऑप्शन है 660। ठीक है, कन्फर्म है, क्योंकि बाकी सब तो 600 से छोटे ही हैं, बराबर हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। 630 देखा जाए तो 630 अगर एलसीएम था तो उससे छोटा ए भी है, उससे छोटा ए भी है, उससे छोटा ए भी है, तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होते। एक 660 ही दिख रहा था। फिलहाल करके देखिए, अगर दो संख्याएं हमें 3 और 7 के अनुपात में दी गई हैं, या ऐसे सोचिए अगर दो संख्याएं ए अनुपात बी हैं और उनका अगर मासा अगर x है तो उनका जो लासा होता है ना वह ए बी एक्स होता है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर अनुपात 3:7 है और मासा अगर हमने कहा x है, जैसे माना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 × 7 × x। ठीक है, 3 × 7 × कितना x, और x ही क्या है एचसीएफ है। और यहाँ एलसीएम कितना था 630,
बराबर 3 सते 21 गुणे x है। 21 यहाँ क्या होता है 63, 30 हो गया, x बराबर 30 है। x अगर 30 है तो यही HCF है। अब हम लोग को क्या करना है, LCM HCF का जोड़ करना है, मतलब 630 में 30 जोड़ दें, देखिए वैसे भी 660 हो रहा है। तो राइट सोल्यूशन अगर आपने 660 बताया है तो परफेक्ट है, करेक्ट सोल्यूशन है। सभी लोग उतार लें, कंफर्म कर लें, ये आपका डन होता है। आशा करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। एक समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर पूछ रहा है। एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, प्लान कर लीजिए, बना दिया। तो यहाँ पर इसका एरिया दे रखा है, एरिया दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सबको पता है एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और बेस इंटू हाइट को, बेस और हाइट को भी समझ लीजिए क्या होता है। बेस और हाइट एक्चुअली देखो, जब भी समकोण त्रिभुज होगा 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है। पाइथागोरस का नियम भी कई बार डिस्कस किया हम लोगों ने। अब उसमें कह रहा है कि कर्ण के अतिरिक्त क्या हुआ, कहाँ कहाँ बताइए, इधर आइए, इधर आइए। आपको इशारा किया, समझ जाइए पृथ्वी वाला दिन आ गया है। क्या हुआ, पृथ्वी वाला आ गया यूनिवर्सिटी का। अरे वाह, बधाई बधाई तभी हमने कटाई को इशारा कर, बधाई बधाई बधाई। नब्बे डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, बाकी भुजाओं में एक भुजा बेस होती है, दूसरी भुजा हाइट होती है। अब जैसे एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसने कहा था कि कर्ण के अतिरिक्त मतलब कोई भी, चाहे आप बेस मान लो चाहे हाइट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भुजा 30 है, तो अब अगर मान लो हमने इसको छोटा दिख रहा है, इसी को 30 मान लेते हैं, तो यह अगर बेस है तो बेस निकाल दें। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि इसने हमसे परिमाप पूछा है, और परिमाप किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वह सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं के योग के लिए आपको भुजाओं की जानकारी होना जरूरी है। तो आपको जैसे एक ही भुजा अभी तक दी थी, दूसरी भुजा ए निकलेगी, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट अर्थात पाइथागोरस के नियम से आपको कर्ण निकालना होगा, तब जाके तीनों को जोड़ने से परिमाप निकलेगा। तो 1/2 बेस नहीं पता है, हाइट हमने 30 लिया है, बराबर 240 किया, 2 से इसको डिवाइड करें 15 होता है, 15 से इसको 15 के 15, 15 छक्के 90 होता है, 15 के 15, 9 24 होता है ना। तो बी का मान अर्थात बेस आपका 16 हो गया, अर्थात यह भुजा आपकी 16 बनकर आ रही है। यह भुजा अगर 16 है, अगली 30 है, यह क्या होगा, कंफर्म करते हैं। इसके लिए दिमाग लगाइए, देखिए कैसे भाई। या तो आपको वर्बल क्लियर रहे, क्या क्लियर रहे, इसका वर्ग क्या होता है, इसका वर्ग क्या होता है, उसका वर्गमूल क्या होगा। इससे बढ़िया देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर जाइए, मैंने इसके टर्म्स कई बार एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं कैसे निकालना चाहिए। थोड़ा सोचिए, अगर 2 से डिवाइड करें 8 बार, 2 से डिवाइड करें 15, तो 8 15 का टर्म आपको क्लियर होगा। कितना होता है बताएं, 289 का वर्गमूल 17 होता है, मतलब ये 17 होना चाहिए था, तब होता जब ये 8 होता है, 15 होता तो 17 होता, क्योंकि 17 का 289 होता है, और 8 का 64 और 15 का 225। लेकिन हमने देखा था कि सबको हमने 2 से डिवाइड किया था, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब यह नियम था आपका 34 होगा। यह 34 है, यह 16 है, और यह आपका 30 है। यही तीनों भुजाएं हैं, और यही तीनों भुजाएं हैं, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, अर्थात 34 + 16 + आपका 30। 34 16 क्या होता है 50, 34 10 44 6 50, 50 30 कितना होगा 80, 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, 80 थर्ड ऑप्शन में आपकी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, अगर आपने 80 लगाया तो एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 44 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3267 हो जाती है, किस आधार पर हो जाती, साधारण की चक्रवृद्धि कंफर्म नहीं है। आगे पढ़ते हैं। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो उसी राशि पर, वार्षिक संयोजित अब होता है, इसका मतलब पहले नहीं होता था, हालांकि होता था पहले भी, वार्षिक संयोजन ही होता है, बट वार्षिक संयोजन पर 10% की दर से अगर कोई 2 साल में 3267 हो रहा है, और तो किस आधार पे हो रहा है, साधारण ब्याज की दर पर हो रहा है, चक्रवृद्धि पर हो रहा है, ये आइडिया नहीं हम लोगों को। अब इसने कहा उसी दर पर 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो शुरुआती जो हमारा निवेश हुआ है वो साधारण पर था कि चक्रवृद्धि पर, इसके लिए हमको हिंदी वाले में तो कंफर्म नहीं है, बट जब अंग्रेजी में पढ़ा, a sum invested at the 10% per annum for 2 years become 3267 when the interest is compounded annually, लिखा है यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब वार्षिक रूप से अगर इसको संयोजित किया जाता है, हालांकि शब्द लिखा है यहाँ पर, उसी को उसने अंग्रेजी में एक्सप्लेन किया है। अब उसने कहा कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट
इन 2 होल 1/2s। सब समान धन हो, समान दर हो, समय केवल 2.5 साल का हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है सतत प्रक्रिया पर काम करता है। 10% की दर वहाँ पर भी है, बस प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट कर लेना है, चीज़ें कन्फर्म हो जाए। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। प्रिंसिपल इसको रखिए और अमाउंट इसको रखिए। 10 में 1 जुड़ेगा 11, ठीक है, 10 में 1 जुड़कर 11, 2 साल की बात है। फिर से एक बार 10 में 1 जोड़कर 11। ये प्रिंसिपल आपका 100 है, अमाउंट आपका 121 हुआ और यह वैल्यू आपकी 3267 है। प्रिंसिपल यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा कैसे, 11 से एक बार भाग करिए, 11 दूना 22, 10 6, 11 9 99, 11 7 77, फिर 11 से एक बार और काटिए, 11 दूना 22, 11 7 77, 27 का गुणा कर दें, 2700 रुपये प्रिंसिपल हो गया। मतलब मूलधन आपका प्रिंसिपल 2700 है। अब अपने पास देखिए प्रिंसिपल 2700 है, प्रिंसिपल क्या है 2700, ब्याज की दर कितनी है 10% पर एनम है, और समय कितना दे दिया 2 वर्ष, सॉरी समय जो दिया है 2 सही 1/2 वर्ष, समय दिया है 2 सही 1/2 वर्ष। अब हमसे साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। अब इसको आप समझ लीजिए, अगर ऐसी बात है तो आप इसको थोड़ा समझिए, 5/2 है और 10% मतलब 1/10 होता है, दोनों को मिला दें तो 1/10 गुणे 5/2 करेक्ट है। तो ये आपका 5 दूना 10 अर्थात 1/4 होगा। सिंपल सी बात है, यह आपका प्रिंसिपल होगा, यही आपका ब्याज होगा। प्रिंसिपल का मान 4 आपको 2700 दिया है, साफ साफ दिख रहा है। 1 का मान ही ब्याज है, 1 का मान 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 4 छंगे 24 होता है, सॉरी 4 छंगे 24, 4 सते 28 होगा, 4 पंचे 20, 675 रुपये होगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन 675 रुपये साधारण ब्याज होगा, उसी धन का उसी दर पर, समय बदल दिया है 2.5 साल, बाकी सब आपका कंफर्म था। बढ़िया प्रश्न था, जूनियर लेवल का ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए अगर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का पूछ रहा है, और स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन ठीक है प्रश्न अच्छा है, मतलब उसका जो कॉम्बिनेशंस बनाया गया दैट इज गुड, बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अगले प्रश्न पर आइए। 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो संख्याओं 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है। मतलब जो 3 से कटे, 5 से कटे, 7 से, इंडिविजुअल नहीं, तीनों से कटनी चाहिए। जैसे कोई संख्या अगर 6 से कटती है तो तय है कि उसे 2 से कटना और 3 से कटना अनिवार्य है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई संख्या अगर 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 7 से कटेगी, इसका मतलब निश्चित तौर पर, क्योंकि तीनों अभाज्य हैं, 105 से कटना उस संख्या का तय है। अर्थात वह संख्याएं ढूंढनी है जो 105 के पहाड़े में आए। 105 के पहाड़े में संख्याएं लाने के लिए हमने संख्याओं का समूह 1 से लेकर 500 तक जज किया। अब आपको पता है कि 100 तक तो कोई होगा ही नहीं। अब आगे अगर बढ़ो तो 210 होगा, आगे बढ़े तो 315 होगा, 420 होगा, यही 4 ही संख्याएं हैं। अब इस तरह के सम को अगर डिसाइड करना है तो कैसे कर पाते हैं, इसलिए हमने देखा कि जो 105 से कटे वही 3, 5 और 7 से कटेगा। तीनों से इंडिविजुअली कोई 3 से कट जाए, कोई 5 से कट जाए, कोई 7 से कट जाए तो आंसर नहीं माना जाएगा। 3 के तीनों से कटना जरूरी है। सबसे बड़ा देखिए आपका रेंज क्या है 500, आप उठा लीजिए 500, 500 को करो 105 से भाग, कितना बार जाएगा 4 बार, 4 बार मतलब 4 ही संख्याएं होगी जो चौथे ऑप्शन में ही लिखी गई हैं। तो 4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट सम आपका 4 है, 4 आप उतार लें, राइट सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखिएगा। एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। 2 समांतर रेखाएं ऐसे जा रही थी, ये देखिए, एक तिर्यक रेखा उसको ऐसे प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, एक ही ओर बने का मतलब होता है अंतःकोण, को इंटीरियर अंग्रेजी में कहलाता है, लिखा होगा the two parallel lines are intersected by transversals and the 2 interior angles formed on the same side, that is called the co-interior of the transversals are the 2x plus 15, एक है आपका 2x plus 15 और दूसरा आपको दिया है 3x minus 20, ये दिया है। then the value of 4x plus 6 डिग्री, हमें 4x plus 6 डिग्री की वैल्यू बतानी है, 4x plus 6 का मान बताना है। आपको मैं बता दूं, कभी भी अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो अंतःकोण होते हैं ये एक दूसरे के साथ संपूरक होते हैं, मतलब जुड़कर 180 अंश होते हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ 2x plus 15 प्लस 3x minus 20 बराबर 180 डिग्री। तो 3x और 2x हो गया 5x माइनस 5 बराबर 180, तो 5x का मान कितना हो जाएगा 185, x का मान 5 या 15, 5 सत्ते 35, x का मान 37 हो गया। अगर x का मान 37 है तो हमें निकालना क्या है 4x plus 6,
4x प्लस 6 मतलब 4 गुणे 37 प्लस 6, 4 सत्ते 28 है, 4 तियाँ 12, 2 14, 148, 6 8 6 14, 154, 154 डिग्री इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं 154 डिग्री द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर भी होगा और आपने किया भी होगा सही सही। अगले क्वेश्चन पर आइए। पाई चार्ट डायरेक्ट तो दिया नहीं, लेकिन इस तरह से प्रश्न बढ़िया बना दिया उसने। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप समझिएगा। एक पाई चार्ट में, पाई चार्ट आप जानते हैं सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, सारी इन्फॉर्मेशंस को, हमारे पूरे खर्चों को या किस मद से आप बना रहे हैं, बाई सेक्टर्स हमारे पास इन्फॉर्म करता है, ऐसे बना देता है। करेक्ट है, ऐसे बना देता है। किसी विद्यालय द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी कुल 5 विषय थे। प्राप्त अंकों को डिग्री द्वारा, जैसे गणित को 90 डिग्री से, विज्ञान को 80 डिग्री से, ठीक है, सामाजिक विज्ञान को 65 डिग्री से और 75 डिग्री से उसने अंग्रेजी हिंदी को और 50 डिग्री से अंग्रेजी को। अगर आप इनको जोड़ कर देखिए 360 होगा, क्योंकि कंप्लीट 360 डिग्री ही बनता है। 90 80 170 60 230 7 6 13 230 70 300 310 हो गया 360, 360 डिग्री टोटल हो रहा है कि केंद्रीय कोणों वाला त्रिज्यखंडों द्वारा निरूपित करता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा कुल अंक 540 है, जैसे परसेंटेज में 100% होता है, उसी प्रकार से यहाँ 360 डिग्री होता है। जो कुल अंक है अगर वह कोण से डिफाइन किया जाए 360 डिग्री है। 360 डिग्री का मान टोटल 540 है, आपको दिया गया। अब आपसे पूछा क्या गया है क्या कि उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर बता दो। तो गणित का अंक निकालें, अंग्रेजी का अंक निकालें और दोनों का डिफरेंस कर लें। 360 तो आपको पता है, या नियमता ये भी होता है कि जब भी आपको परसेंट जैसे क्वेश्चन होता है परसेंट वाले, तो परसेंट नंबर को जितना वैल्यू होती है उतना बटा 100 गुणे वैल्यू करना होता है। यहाँ पर वैसे ही उतना बटा 360 करना होता है। हम कह रहे हैं ऐसा कुछ मत करो, 360 डिग्री। आप ये समझ पा रहे होंगे क्यों ऐसा लिखा है। कंप्लीट एंगल 360 है और टोटल मार्क्स भी 540 है, तो हमने 360 को 540 से कंपेयर कर दिया। गणित और अंग्रेजी में डिफरेंस देखिए, 90 और 50 में डिफरेंस कितने का है, 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। बस सिंपल कंपैरिजन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाइए। 4 9 36 होता है, 9 6 54 होता है, 60 नंबर होगा, यही अंतर है। और यह ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में दिख रहा है। तो 60 अगर आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट है, राइट सोल्यूशन है। और आशा करता हूँ सबको समझ में आया भी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज है PQRS। आप ये जान लो कि जब हम सेकेंड पेपर तैयार करें कभी भी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ज्योमेट्री का जो एंगुलर पार्ट है उसको बहुत अच्छे से करें। त्रिभुज का कॉन्सेप्ट, चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट, सर्कल के कॉन्सेप्ट, आप देखते हैं कितने प्रश्न आ रहे हैं। मेंसुरेशन में 2D 3D तो नहीं दिया है, लेकिन 3D में बस वही वर्टिसेस एजेस का कम्बिनेशन। तो बाकी आप अल्जेब्रिक, अगर ये 3-4 पार्ट आपने एक अच्छे से कवर कर लिया तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होती है कभी भी, हम लोग जब इसको फेस करें तो। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR और QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। करेक्ट है। यदि OP बराबर x+7 है, OQ बराबर x+y है, बना के रखिए। OR 20 है और OS का मान 16 है, तो 7y+5 का मान हमें सेंटीमीटर में बताना है। तो मैंने सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज ये आपका PQRS है, ठीक है, ये आपका PQRS है। देखिए समांतर चतुर्भुज है, ऐसे बना लिया हमने, ये बना लिया। समांतर चतुर्भुज की एक बात जान लो। सबसे पहले इसने कहा जो विकर्ण है PR और QS, देखिए लिखा होगा PR एंड QS एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां पर OP का मान कितना है, x+7 है। OQ का मान कितना है, x+y है। करेक्ट है। OR का मान है 20 और OS का मान है 16। एक बात जान लीजिए, कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है, कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है, कोई भी इस टाइप से, ध्यान से देखिएगा, यह लेंथ इसके बराबर होती है। जब विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को समान रूप से डिवाइड भी करते हैं, ये दोनों बराबर, मतलब विकर्ण का जहां इंटरसेक्शन होगा वो विकर्णों को समान समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर बांट देता है। तो इसी तरह से हम समझ गए होंगे कि OP = OR। OP का मान क्या है, x+7 बराबर OR कितना है 20, x का मान कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से x का मान कन्फर्म हो जाता है, 13 हो गया। करेक्ट है। इधर चले आए, उसी टाइप से यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ x+y बराबर 16। तो x का मान अगर 13 है तो 13 + y कर दे बराबर 16 हो गया, y बराबर 3। y बराबर कितना हो गया 3।
x का मान आ चुका है, y का मान आ चुका है, और अगर x y का मान आ गया है तो आप इससे जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है दैट इज 7y + 5। हमें x के मान की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं थी। 7 गुणे y मतलब 3 + 5, 7 3 21, 5 कितना होता है 26। तो 26 यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। राइट सोल्यूशन है, आप देख लीजिएगा, करेक्ट सम आपके सामने है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन आपका 26 है। प्लीज़ नोट करें, अच्छे से तैयार करें। अब अगले प्रश्न पर आएँ। लिखा है 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे पूर्ण वर्ग बना देती है, परफेक्ट स्क्वायर बना देती है। तो 3x + 2 का मान हमको बताना है। 955 में ऐसा क्या जोड़ दे, जैसे हमको पता है इसके पहले 7 क्या होता है। अगर हम लोग पूर्ण वर्ग की बात करें तो पूर्ण वर्ग में जैसे आपको 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का जैसे आपको पता है 30 का 900 होता है। 30 के बाद अगर 31 का जाते हैं तो 961 होता है। 961 कैसे बनेगा बताइए। 961 बनाने के लिए इसमें 6 जोड़ना होगा। x का मान सबसे मिनिमम यहाँ पर 6 है, जिसको जोड़ देने से यह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब हमसे कहा है 3x + 2 बताओ, तो 3 गुणे 6 + 2, 3 छंगे 18, 2 20। तो 20 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। तीसरा ऑप्शन है 20 20 इस प्रश्न के लिए करेक्ट सम है, आप सभी लोग देख सकते हैं। 51वां आपका इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 20 है। राइट सोल्यूशन आई होप आपको मिला होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये भी देखिए एक अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़िए। क्या लिखा है। त्रिभुज एक ABC है कि भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है। यदि कोण A दिया है, B दिया है, ADC का मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप त्रिभुज बना लो ABC। मैंने बना लिया, देखिए त्रिभुज ABC। और कैसे कैसे कह रहा है इसने, हमसे कहा कि AB पर स्थित D, AB पर ही कोई बिंदु एक D है, इस प्रकार है कि कोण जो CD है, ये देखिए यहाँ पर D है, कोण जो CD है, देखिए इस प्रकार एक CD कोण ACB, ACB मतलब A, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। समद्विभाजक का मतलब समान बाइसेक्टर होता है, अर्थात इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, यह इसके इक्वल होगा। ACB का यदि A = 50 है, A = 50 डिग्री है, B = 70 डिग्री है, B = 70 है, तो हमसे ADC पूछा है। ADC दैट मीन दिस वन। आसानी से बता सकते हैं, पहले समझिए। आपको जैसे अगर त्रिभुज के नियम पर जाना है, यह 50 है, 70 है, तो 120 हो गया। 120 अगर 180 से निकाल दे तो यह कंप्लीट आपका 60 हो गया। कितना हो गया 60। अगर यह कंप्लीट 60 है तो यह 30 है, और यह भी कितना होगा 30 है। तो 50 30 80, अगर हम इस त्रिभुज में आ जाए केवल अब इसमें ADC में, यह 50 30 80, 80 अगर हमने 180 से निकाल दिया, 180 से अगर 80 निकाल दिया, देखिए बगल में लिखा 100 डिग्री। इसका राइट सोल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री अगर आपने लगाया होगा तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं ना 50 70 120, टोटल देखो 60 होगा, 60 का आधा 30 होगा, 50 30 80 होता है, 80 100 से 80 और 100 मिलकर 180 तो होता है, इसलिए यह वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। तो सेकंड ऑप्शन है 100 है इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन। आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 54 एक चतुर्भुज, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। चतुर्भुज ABCD का परिमाप दिया है, परिमाप मतलब पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर दिया है, BC आपको 48 दिया है, CD 17 दिया है, AD 40 दिया है, और A और B आपका 90 दिया है एंगल में। ठीक है, दो कोण सेम एडजेसेंट एंगल, मतलब जहाँ पर A है वहीं पर B है, दोनों 90 हैं। करेक्ट है, ये 90 है आपका, 90 है तो निश्चित तौर पर देखिए ऐसे बना होगा A। करेक्ट है, ये आपका A और B दोनों 90 दिया है ना, A पर भी 90 है, B पर भी 90 है। अब इसको थोड़ा सा डेवलप करना बड़ा, मतलब यही डिसाइड करना सबसे मुख्य है, कैसे है इसको समझना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दें तो आपको कुछ चीज़ें कन्फर्म होगी। इसको जैसे बनाना है ना, तो आप इसको थोड़ा ऐसे ऊपर से सोचिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए 90, जैसे अगर हमने इसको A कहा, ये B है, ये देखिए A है आपका। अब हम अगर हम इसको डेवलप करते हैं, जैसे इसने कहा था ABCD 120 है, BC आपको दे रखा है, तो BC आपका 48 है। अगर हम BC को बना लें, देखिए BC को बना लेते हैं, क्या हम एक बेस बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। BC को हमने बेस बना लिया, ये देखिए BC, इसको हमने कह दिया 48 है, और हमसे इसने कहा, ये देखिए ऐसे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर A आपका B है और ये आपका A है, A लिख दिया, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 है, तो BC और AD कितना दिया है,
AD दिया है आपका 40, यहीं पे रुक जाइए। AD दिया है 40। अगर इसको बनाने में आपने कोई कन्फ्यूजन आपके मन में है तो समझ लीजिए दिक्कत है। हमने कहा A पर भी 90 हो, B पर भी 90 हो, और साथ साथ हमने इसमें कहा BC अगर हमारा 48 है, दिख रहा है साफ साफ, और फिर कंडीशंस पढ़िए। CD आपका BC आपका 48 है, AD आपका कितना है, AD मतलब ये लेंथ, AD आपका 40 है, और क्या दिया है बताइए, CD कितना दिया, A लेंथ आपकी 17 है, CD आपकी 17 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे सिंपल पूछ रहा है कि जो है बाकी A और B की वैल्यू आप दिख ही रही है, सब कुछ दिख रहा है। ABCD का परिमाप दिया है, हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। यह फिगर क्या बन गया, अगर आपने इस फिगर को अच्छे से समझ लिया तो फिगर आपको एक ट्रेपीजियम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ट्रेपीजियम समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये 90 है और ये 90 है तो ये लेंथ एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी, और यह इन दोनों के बीच की दूरी होगी अर्थात डिस्टेंस होगी। दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। अब आपसे जैसे पेरीमीटर अगर इस दिया है 120, तो पेरीमीटर तो सभी साइड्स का सम होता है, तो आप AB डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। AB आएगा कितना, AB की वैल्यू हम लिख सकते हैं 120 माइनस बाकी सब जोड़ दीजिए, 40 40 80, 80 10 90, 98 7 105। 105 मतलब 15 डिग्री नहीं है भाई, 105 अगर घटाते हैं तो 15 आएगा। यह लेंथ आपकी कितनी हो गई, 15। मतलब एक प्रकार से दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो 1/2 लिखते हैं, समांतर भुजाओं का योग कितना होगा, 48 और 40, तो लिखिए 40 + 48 गुणे उनके बीच की दूरी है 15। 1/2 लिखिए, 40 40 80, 88 हो गया, गुणे आप 15 कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दें, 4 4 हो गया, 15 चौके 60, 15 चौके 60 6 66, 660 हो गया। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 660 करेक्ट आंसर होगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन में इस प्रश्न का सोल्यूशन नहीं कर पाए होंगे, श्योर है 660 राइट सोल्यूशन नोट करिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एज रिलेशन का अच्छा प्रश्न है, और एज रिलेशन के प्रश्न अक्सर आजकल एग्जाम में आपको दिख रहे हैं, ठीक ठाक स्टैंडर्ड के दिख रहे हैं। अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, अरुण जो है वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी एज का जब प्रश्न आए तो जब डिफरेंस दिया हो दो लोगों का, तो एज बदलने पर भी डिफरेंस वही रहता है। जैसे आप पीछे जाओ आगे जाओ, अर्थात कुछ साल पहले कुछ साल बाद आयु का डिफरेंस एज इट इज रहता है। अरुण अगर वरुण से 3 साल बड़ा है तो जीवन भर बड़ा रहेगा। 8 साल पहले अरुण की आयु का 5/6वां भाग वरुण की आयु के 3/5वें भाग से 6 वर्ष ज़्यादा थी। यदि वरुण की वर्तमान आयु x साल है, तब x का निम्न समीकरण को हल करने से प्राप्त क्या हो सकता है, आप इसको डिफाइन करिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान। ठीक है, वर्तमान की स्थिति क्या है, 2 पर्सन है, एक का नाम अरुण है, दूसरे का वरुण है। उम्र किसकी दिया है, देखिए उम्र दिया है यहाँ पर वरुण की, तो अगर हम वरुण को यहाँ सोच रहे हैं तो वरुण की उम्र अगर x है वर्तमान में, तो अरुण की उम्र कितनी होगी, अरुण जो है वरुण से 3 साल बड़ा है, x + 3 कर दीजिए। अब 8 साल अगर मैं पहले जाता हूँ, 8 साल पहले यहाँ पर अरुण है, x - 3 से x + 3 से अगर 8 घटा दें, 8 जैसे ही घटाएंगे -5 करेंगे, -8 करेंगे, ये आपका मान कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। कैसे, देखिए इसमें से अगर हम 8 घटा देते हैं, -8 + 3 तो -5 होगा, x - 5 होगा। इसमें से अगर हम 8 घटाते हैं, x - 8 होगा। ठीक है, तो वरुण की उम्र x - 8 है और अरुण की उम्र x - 5 है, कन्फर्म। अब इसने हमसे कहा है, प्रश्न की वर्डिंग पढ़िए, कि अरुण की आयु का 5/6, तो लिखिए 5/6 गुणे x - 5, वरुण की आयु के 3/5, 3/5 x - 8 से 6 वर्ष ज़्यादा है तो घटाएं तो बराबर 6 होना चाहिए। तो ये 5/6 x - 5 - 3/5 x - 8 बराबर 6 हो, जो कि आपको देखो इस ऑप्शन ने, ये देखिए तीसरा ऑप्शन 5/6 x - 5 - 3/5 x - 8 इक्वल टू कितना दिया है, 6। थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन 5/6 x - 5 - 3/5 x - 8 इक्वल टू 6 है, राइट सोल्यूशन आप लिखिएगा। सही उत्तर इस प्रश्न का बनकर आ रहा है, करेक्ट है। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, कन्फर्म भी था, आप क्लियर कर लीजिए और अगले प्रश्न पर बढ़िए। किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंबवृत्तीय बेलन, 3D का ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ठाक पूछा गया आपसे। इस टाइप का एक फिगर है,
हाँ, लंबृति बेलन है। आधार की त्रिज्या 9 है और ऊंचाई कितना दिया है, 6 है। अब आप सबको इसका आयतन तो फाइनली क्लियर ही है ना। अगर हम लोग को रेडियस पता हो और हाइट पता हो तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये कन्फर्म है। अब उसने वर्किंग देखिए, पढ़िए आगे। यदि आधार की त्रिज्या आधी कर दें, आधार की त्रिज्या क्या कर दें, देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला है, मैं थोड़ा सा वर्डिंग के हिसाब से गलत लिखा हूँ, पहले जो पढ़ा लिखा है उसको पढ़िए। कहा है आधार की, देखिए बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 9 और 6, अर्थात हम लोग जो लिखे हैं गलत लिखे हैं। यहाँ पर इसको 9 ऊपर होगा और रेडियस आपकी 6 होगी, बस जैसा सीक्वेंस बोलेगा वैसे लिखना पड़ेगा। पहले ऊंचाई बोला था, फिर त्रिज्या बोला है, तो उसी हिसाब से ऊंचाई पहले 9 लेना चाहिए, त्रिज्या 6 लेना चाहिए। अब कह रहा है कि इस फिगर को चेंज कर दो। चेंज क्या कर दो, त्रिज्या आधी कर दो। तो त्रिज्या आधी करने का मतलब थोड़ा छोटा बना दे, लेकिन ऊंचाई में 3 की वृद्धि कर दे तो फिगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा फिगर, ये ऐसे कर दिया। अब इसमें देखो क्या परिवर्तन हो गया, परिवर्तन ये हो गया कि इसने कहा त्रिज्या अपनी आधी हो गई, त्रिज्या 3 हो गई, ठीक है, आधी 6 का आधा 3 होता है, और ऊंचाई आप में 3 जुड़ गया तो 9 में 3 जुड़ेगा तो कितना होगा, 12। अब कह रहा है इसका पढ़िए, निम्न में कौन सा इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करेगा। तो नया आयतन मूल आयतन से कंपेयर करना है, मतलब जो न्यू वॉल्यूम फाइंड हो रहा है, दैट विल कंपेयर विद द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल सिलेंडर, जो ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ था। अब देखो न्यू क्या है, ए ब्लू वाला, जिसका आयतन कितना होगा, पाई 3 का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब 12, ये आपका ओरिजिनल था। यही तो कंपेयर हो रहा है, किसके ऊपर कंपेयर हो रहा है, ओरिजिनल से। पाई 6 का स्क्वायर गुणे 9, पाई पाई से खत्म है, 3 तिया 9 है, गुणे 12 कर दीजिए। नीचे आपका 6 छह के 36 है, गुणे आप 9 कर दीजिए। 9 9 से कटा, 12 1 के 12, 12 तिया 36, 1/3 हो गया। अर्थात आपका ओरिजिनल अगर 3 था तो न्यू आपका 1 हो गया। तो न्यू आपका ओरिजिनल का 1/3 है, न्यू आपका ओरिजिनल का 1/3 है। नया आयतन मूल आयतन का तिगुना है, गलत बात है, क्योंकि 1/3 नया आयतन मूल आयतन का 1/3 है, सही है। तो सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। तो आप सभी लोग इसको लगा सकते हैं, इस प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, एकदम क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन आप देखिए, एक बोर्ड मास का क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा गया था, और अगर ऐसा पूछा जाता है तो ठीक ही है, अच्छा करना चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या है देखिए, 52 है, गुणे 3 है, भागे आपका 4 है, प्लस रूट में आपका 4 से 41 दिया हुआ है, डिवाइड बाई फिर 7 है, गुणे 3 है, प्लस 5 है, माइनस 32 है, भागे 8 है, गुणे 12 है। बोर्ड मास सबको पता होगा कि ब्रैकेट ऑफ, हालांकि ब्रैकेट तो है नहीं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ही इसमें क्रम है। तो आप इसको सबसे पहले देखिए, जैसे अगर कुछ बातें हमें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल समझ में आ रही है क्या। एक तो पहले यह 21 होगा, 21 का वर्ग 441 होता है, 7 त्रिक 21 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 गुणे 3 9 होगा, 9 प्लस 5 होगा, 8 चौके 32 होगा, 4 का 12 से गुणा करें 48 होगा, सही है। इधर चले आए भाई, 4 से डिवाइड कर दे 13 होगा, 13 चौके 52 होता है, 13 तिया 39 होगा, सही है। 39 9 48 होता है, 48 48 से कटेगा, केवल 5 बचेगा। 5 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिया है। देखिए 5 इस प्रश्न के लिए करेक्ट सम होगा, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। आशा करता हूँ आप सबने लगाया था, एकदम कन्फर्म किया था। इस तरह से सभी प्रश्नों को आपने कन्फर्म कर लिया। टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, जिसमें हम PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो इसको भी जरूर ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे कि हर कनेक्टिविटी में हम आपको शामिल किए रहें। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइए कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने गलत किए। कोई क्वेश्चंस में अभी भी आपको डाउट हो रहा हो तो हमें जरूर कंफर्म कर देना, या किसी अन्य क्वेश्चंस की आपको डिमांड होगी तो उसको भी जरूर हमें बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।